और इसके बाद खबरें विस्तार से। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, एसबीआई आदेश को पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है एसबीआई को, इस पूरे मामले में जो भी जानकारी है सबका खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम आदेश निकलकर सामने आए, केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए तमाम जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया है। एसबीआई को पूरी जानकारी देने को कहा गया था। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। एसबीआई ने बॉन्ड की जानकारी नहीं दी, इसको लेकर पहले भी जवाब मांगा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि हर सूचना के लिए कोर्ट पर निर्भर ना रहें। एसबीआई को ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए थी। कोर्ट को नंबर की जानकारी एसबीआई ने क्यों नहीं उपलब्ध कराई? तो केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें, एसबीआई को पूरी जानकारी देने को कहा गया था। एसबीआई ने बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही साथ एसबीआई को फटकार भी लगाई है। चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। एसबीआई आदेश का पूरा पालन करे, तो पूरी तरह से पालन करने का आदेश दिया गया है। एसबीआई ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी, बॉन्ड के नंबर की जानकारी कोर्ट को मुहैया क्यों नहीं कराई गई? केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें, तो सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लंबे समय से जानकारी और मामला चल रहा था। एसबीआई ने जून तक का समय मांगा था, जिसमें फटकार लगाने के बाद में एसबीआई ने तमाम जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोर्ट को मुहैया कराई थी। लेकिन इस जानकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधी अधूरी जानकारी है। बॉन्ड के नंबर्स कोर्ट को क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए? इसके साथ ही साथ एसबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर सूचना के लिए कोर्ट के आदेश पर निर्भर ना रहें। एसबीआई को आदेश पूरी जानकारी देने को कहा गया था। ऐसे में एसबीआई को उस आदेश का पालन करना चाहिए और पूरी जानकारी कोर्ट को नंबर सहित मुहैया कराई जानी चाहिए। तो चुनावी बॉन्ड पे एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया, पूरी जानकारी मुहैया कराएं, आदेश का पूरी तरह से किया जाए पालन। जो भी जानकारी है सबका खुलासा करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश निकलकर सामने आ रहा है, केवल कोर्ट के आदेश पर निर्भर नहीं रहे बैंक। एसबीआई को पूरी जानकारी देने को कहा गया था। और इसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक बार फिर से फटकार लगाई है, साफ तौर पर कहा है कि पूरी जानकारी बैंक को मुहैया कराई जानी चाहिए और इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं होना चाहिए। देखिए प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जुड़ा जो मामला है, शुरू से ही अभी हाल फिलहाल में देखे तो विवादों को जुटा और साफ तौर पर देखने को मिला है। जहां एक और शुरुआत में एसबीआई जो है समय की मांग कर रही थी, तो वही आखिरकार जब एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को साझा तो की, लेकिन पूरी जो जानकारी है वो नहीं देगी, जिसके वजह से लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई जा रही है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की तरफ ये फटकार लगाई कि जो उन्होंने उनके आदेश में विशेष तौर पर कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को देनी है और चुनाव आयोग को सारी जानकारी जो है वो अपनी वेबसाइट पर साझा करनी है। और इसी को लेकर के लगातार बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि जानकारी और तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी पब्लिश तो कर दी है, लेकिन सारी जो जानकारी है वो पब्लिश नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं अब विवादित होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करना पड़ा और एक बार फिर से फटकार लगाई है कि उन्हें पूरी जो जानकारी है वो देने के लिए अलग से आदेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आदेश में कहा है कि सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को भेजनी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, साफ तौर पर कहा है कि जानकारी का पूरा खुलासा किया जाना चाहिए, बैंक की तरफ से जो नंबर नहीं दिए गए हैं उसे भी उपलब्ध कराया जाए।
बिल्कुल देखिए प्रियंका, अब अगली जो बताया जा रहा है कि अगली तारीख 21 मार्च दी गई है, जो जिसमें विशेष तौर पर कहा गया कि किसी भी सूरत में जो सारी जानकारी है, चाहे वो सीरियल नंबर की बात हो या फिर किस कौन सा चंदा किस मद में और किसके द्वारा दिया गया है या दिया गया है, ये सारी जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को देनी है। और इसको लेकर के एक बार फिर से जो तारीख 21 मार्च की जो तारीख है वो दी है और फटकार साफ तौर पर यहाँ पे लगाया गया, जो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ जो एजेंसियां हैं वो गंभीरता से नहीं ले रही, और इसी का शायद परिणाम है कि यहाँ आदेश के बावजूद भी पूरी जानकारी चुनाव आयोग पर अभी तक साझा नहीं हो सकती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब एसबीआई को कहा है कि पूरी जानकारी का खुलासा करे, क्या कोई समय भी निर्धारित किया गया है? मैंने बताया प्रियंका, जो भी जानकारी आ रही है 21 मार्च की जो तारीख है वो निर्धारित की गई है। 21 मार्च तक किसी भी हालत में उन्हें सारी जानकारी जो है वो मुहैया करानी है। अब देखना ये होगा कि क्या 21 तारीख तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाती है या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2-3 फेज में जो जानकारी दी जा रही है वो कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है, और इसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर एसबीआई को कड़ी फटकार लगाता हुआ दिख रहा है। अब 21 मार्च को जो तारीख दी गई, देखना होगा कि क्या 21 मार्च तक पूरी जो जानकारी वो साझा की जाती है या जी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कितना बॉन्ड मिला है, किसने कितना कैश कराया है, उसको लेकर जानकारी मिली है, बॉन्ड के नंबर्स और आगे की जानकारी जब एसबीआई मुहैया कराएगा तो किन किन चीजों का खुलासा सामने आ सकता है? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा खुलासा यही आ सकता है सामने कि आखिरकार किन किन कंपनियों ने किस किस लोगों ने जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुख्य मकसद ही यही था कि राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया जा रहा है उसका जो है सार्वजनिक हो सके कि आखिरकार कौन किस मद में कितना जो चंदा है वो दिया जा रहा है, और इसी का मकसद था कि चुनावी बॉन्ड को लाना। अब उस चीज में कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो पारदर्शिता जो है वो नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि सारी जानकारी जो चुनाव आयोग को देनी है, ताकि चुनाव आयोग एक एक मद के साथ सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा, जिसके बाद पूरे चुनाव आयोग को जानकारी तो दी गई है, लेकिन उस जानकारी जिस तरीके से दी गई है वो पूरी जानकारी नजर नहीं आ रही, क्योंकि किस कंपनी ने किस मद में जो चंदा दिया था वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा सीरियल नंबर का जो एक बहुत बड़ा जो इस समय मामला जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दिया। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 का पेपर लीक होने की खबर सामने आई है। झारखंड के अलग अलग जिले में अभ्यर्थी 11वीं जेपीएससी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में जेपीएससी 11वीं परीक्षा का पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके साथ ही धनबाद के 2 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल मचाते हुए दूसरी पाली की परीक्षा का बहिष्कार कर लिया। को 9:40 में घुसाया गया। 9 बजे यहाँ पे था रिपोर्टिंग टाइम। 9:40 में घुसाने के बाद हम लोग का कुछ भी चेकिंग नहीं किया गया। हर सेंटर में फिंगर लिया जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है, फोटो देखा जाता है, थोड़ा सा भी गलत होने पर भी नहीं घुसने मिलता है। यहाँ का यदि कोई चोर भी जाकर के बैठ के एग्जाम देगा तो निकल सकता है, हम लोग जा सकते हैं। और बाद में फिर यहाँ 5 लड़की जो घुसी, जिस सारे स्टूडेंट प्रमाण है और जो भी हुआ, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं देना चाहते तो क्यों फोर्स क्यों किया जा रहा है? हम लोग का भविष्य खराब होगा, हम लोग को फोर्स ना किया जाए, हम लोग जा सकते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की। उसके बाद 25 क्लियर हुए। मैंने कहा कि हम लोगों ने एसआईटी गठित किया है, उसका आउटकम आने दीजिए, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। और इसी खबर पर रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से पेपर लीक की बात जेपीएससी में कही जा रही है और दूसरी पारी का परीक्षा का बहिष्कार भी किया है छात्रों ने, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? देखिए, ये झारखंड में लगातार जेपीएससी की जो परीक्षा के जो मामले हैं वो लगातार विवादित रहा। वो वो छठी जेपीएससी हो या 8वीं हो या 10वीं हो या 11वीं की बात मैं कहूँ, झारखंड में लगातार जितने भी जेपीएससी की परीक्षा हुई
चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन में वाली सरकार हो या फिर बीजेपी की। तो हालांकि दोनों सरकार में जेपीसी के हमेशा मामला मुद्दा रहा है, विवादित रहा है। और कल जेपीसी की प्रारंभिक परीक्षा थी और राज्य के कई हिस्सों में, कई जिलों में परीक्षा की गई, लेकिन वो परीक्षा के पहले ही वो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया। और कहीं आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बाहर में ही बैठ करके परीक्षार्थी जो है वो अपना आंसर शीट भर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की ये समीक्षा है, जल्दबाजी, उनकी पूरी तरीके से तैयारी नहीं की जा सकी है और जिसके कारण हमेशा यहाँ के जो छात्र हैं उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि कई सेंटर्स पर सुरक्षा की व्यवस्था के साथ ही साथ चेकिंग पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और उसको लेकर वो बहिष्कार कर रहे हैं, साफ आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी जाकर पेपर लिख सकता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो धनबाद में जो मामले आए हैं सामने, जामताड़ा में जो मामले सामने आए हैं, वो परीक्षा का जो निर्धारित समय है उसके पहले ही कुछ छात्रों को जो है जो आंसर शीट, जो क्वेश्चन पत्र है उनको दे दिया गया था और उसके बाद बाकी छात्रों को जो निर्धारित समय है उन निर्धारित समय के बाद उनको दिया। तो इन्होंने छात्र जो परीक्षार्थी थे उनको इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय पर हमें प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, इसके पहले कुछ चिन्हित जो छात्र थे उनको प्रवेश क्यों दिया गया। इसके लेकर के वो हंगामा किया उन्होंने। धनबाद के 2 सेंटरों में हंगामा हुआ, चतरा में हुआ। इस लेकर के लगातार जो सरकार जो है परीक्षा के मामले में, आपने पिछली बार देखा होगा कि जेएसएससी के जेएसएल का परीक्षा भी लीक हुआ था और काफी राज्य में आप छात्रों का आंदोलन हुआ था, उसमें कई छात्र घायल भी, चोटिल भी हुए थे और लगातार जो विपक्ष है इस पर हमलावर हुआ। तो ये लगातार युवाओं के साथ यहाँ राज्य में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं किसी न किसी के रूप में लीक हो जा रहा है। तो ये इस बात को सरकार को ये संवेदनशीलता के साथ इस बात की चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। और अन्य राज्यों में भी परीक्षाएं हो रही है, केंद्र में भी परीक्षाएं हो रही है, लेकिन लगातार जो भी राज्य में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जिलों में परीक्षाएं लीक का मामला यहाँ सामने आ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार की इसमें लापरवाही है और किसी जो परीक्षा की एजेंसियां हैं वो उस हिसाब से चयनित नहीं है, उनके मापदंडों के अनुसार वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। इस कारण ये राज्य को जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर मऊ से सामने आ रही। गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार की पेशी आज। मुख्तार अंसारी की मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी। चर्चित राम सिंह मौर्य हत्याकांड के तहत दर्ज है गैंगस्टर केस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार की पेशी आज। मुख्तार अंसारी की मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। चर्चित राम सिंह मौर्य हत्याकांड के तहत दर्ज है गैंगस्टर केस। राम सिंह मौर्य हत्या केस में आज मुख्तार अंसारी की पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुख्तार अंसारी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी आज। मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज है पेशी। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है, क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? सुरक्षा की क्या इंतजाम है और वर्चुअल माध्यम से किस तरह से पेशी कराई जाएगी? इनका बता दूं कि माफिया से मानने बने मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मामले में लगातार उनको सजा पड़ रही है और आज की बात करें तो मऊ की अदालत में माफिया मुख्तार अंसारी को राम सिंह मौर्य हत्याकांड मामले में पेश होना है और इस मामले में गैंगस्टर लगा हुआ था। इसी की सुनवाई आज एमपी एमएलए कोर्ट मऊ करेगी। अगर बात करें पेशी की तो बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वर्चुअल तरीके से जो है वर्चुअली उनको पेश किया जाएगा और कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है और उनके वकील जो है वह डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की तरफ से भी
वकील डटे हुए हैं। फिलहाल आज मामले की सुनवाई होगी और बता दूं कि लगातार जो है माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो योगी सरकार में अब तक जो है 605 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है मुख्तार अंसारी की। वहीं अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की, अदालत की तरफ से कार्रवाई की, तो मुख्तार अंसारी पर जो है सजा का सिलसिला 21 नवंबर 2022 से चला और जेल इस मामले में बता दूं कि लखनऊ के आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था जेलर को धमकाने का। इस मामले में सजा हुई और एक के बाद एक लगातार मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही और योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी गैंग के जो भी सदस्य हैं उन पर कहर बनकर टूट रही है और साथ ही साथ जो अकूत संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, उस पर भी लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फिलहाल बता दूं कि आज मामले की सुनवाई वर्चुअली होगी। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से ही कोर्ट में पेश होंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो समय को लेकर मोहम्मद आसिफ क्या कुछ जानकारी है, क्या समय निर्धारित किया गया है और कब तक फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि आज हत्याकांड मामले में जो गैंगस्टर लगा था उस मामले की सुनवाई पीएमएलए कोर्ट में होनी है और दोपहर बाद यह मामले की सुनवाई होगी और सीधे बांदा जेल से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो है जेल से वर्चुअली जुड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अदालत का क्या फैसला आता है, क्योंकि इस मामले में भी अब सरकार की तरफ से पैरवी तेज कर दी गई है और अभियोजन पक्ष सजा दिलाने के लिए लगातार पैरवी कर रहा है और यह मामला जो है मऊ से जुड़ा हुआ है जहां पर राम सिंह मौर्य समेत 2 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी और इसमें माफिया डॉन और उनके सहयोगियों पर जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। अब यह माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला आ सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एमपीएमएलए कोर्ट में आज होगी मुख्तार अंसारी की पेशी, वर्चुअल माध्यम से पेश किया जाएगा मुख्तार अंसारी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।